सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याख्यान 1 कक्षा 9वीं विषय हिंदी। उप विषय है हमारा पाठ 14 चंद्रगहना से लौटती बेल। ये पाठ हमारा काव्य खंड से लिया गया है जो कि क्षितिज पुस्तक में है। कक्षा परीक्षा चर्चा करेंगे पाठ 3 समास की जो कि आपकी कल हुई थी। सबसे पहले कवि से परिचित होते हैं। कवि परिचय। कवि का जीवन परिचय। प्रगतिवादी केदारनाथ अग्रवाल का जन्म सन 1911 में बांदा उत्तर प्रदेश जिले में कमासिन गांव में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद से कॉलेज शिक्षा प्राप्त की तथा आगरा विश्वविद्यालय से LLB की। वकालत को कहते हैं बेटा LLB। इन्होंने बांदा में वकालत करते हुए राजनीतिक, सामाजिक तथा साहित्यिक जीवन में सक्रियता बनाए रखी, यानी क्रियाशील रहे। केदारनाथ जी युवा काल से ही रचनाएं लिखने लगे थे। उनके अध्यापक शिलीमुख ने उनके लेखन को प्रोत्साहन दिया, यानी उन्हें लिखने के लिए प्रेरित किया। उनकी कुछ कविताएं माधुरी में छपी। माधुरी एक पत्रिका का नाम है। बड़े होकर वे प्रगतिशील आंदोलन के साथ जुड़ गए। वे हरिओत जी तथा रसाल जी के संपर्क में आए। सन 2000 में उनका देहांत हो गया। रचनाएं। कवि की रचनाओं से परिचित होते हैं। उनकी रचनाएं 3 हैं: नींद के बादल, युग की गंगा, लोक तथा अलोक। इन 3 रचनाओं का संकलन फूल नहीं रंग बोलते हैं में हुआ है। इसके अतिरिक्त उनके काव्य संग्रहों के नाम हैं आग का आईना, पंख और पतवार। हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। काव्यगत विशेषताएं। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि माने जाते हैं, इसलिए कविताओं में जीवन की कथाओं के यथार्थ वर्णन मिलते हैं। उन्होंने प्रकृति के भी यथार्थ चित्रण किए हैं, यानी कि सच्चे वर्णन किए हैं। चना, अलसी, सरसों तथा सारस आदि के स्वर, बगुला आदि के स्वर सहज जीवन के ही चित्र हैं, यानी कि उन्होंने इस कविता में चने, अलसी, सरसों, सारस आदि के स्वरों के वर्णन किया है। बगुले के स्वर सहज का वर्णन किया है। ग्रामीण जीवन में पल रहे मानवीय प्रेम और श्रृंगार के भी सरस वर्णन किए हैं, यानी रस से युक्त वर्णन किए हैं। समाज में चल रहे शोषण और संघर्ष पर भी उनकी पैनी दृष्टि रही है, यानी कि किस तरह से जो चालाक और चतुर लोग हैं वो कमजोर लोगों का शोषण करते हैं। भाषा शैली। अग्रवाल जी की भाषा लोक भाषा है। वे जनता में प्रचलित शब्दों का मनोरम प्रयोग करते हैं। न उनमें शिल्प की जटिलता है, न भाव की। वे हृदय की बात को कलात्मक भाषा में प्रयुक्त कर देते हैं। संगीत और लय पर उनकी गहरी पकड़ है। उनकी कविताएं गेय भी हैं और पाठ्य भी, यानी गाने योग्य भी हैं और पढ़ने योग्य भी। पाठ के सार से परिचित होते हैं। चंद्रगहना से लौटती बेल प्रकृति सौंदर्य की अनुपम कवि कविता है। कवि चंद्रगहना नामक गांव से लौट रहा है। प्रकृति को निहारने का पर्याप्त समय है उसके पास। कवि खेत की मेड़ पर बैठ जाता है। मेड़ होता है मिट्टी का डेले से बनी हुई जगह होती है। कवि खेत की मेड़ पर बैठ जाता है। उसके पांव के नीचे तालाब है जिसमें लहरियां उठ रही हैं, यानी लहरें उठ रही हैं। पास ही चने के नन्हे पौधे खड़े हैं जिनके सिर पर गुलाबी फूल हैं। वे दूल्हे की भांति सजे हुए हैं। अलसी मानो नीले फूल सिर पर धारण करके प्रेम निवेदन कर रही हैं। सरसों ने मानो अपने हाथ पीले कर लिए हैं। चारों ओर स्वयंवर जैसा मनोरम दृश्य है, सुंदर दृश्य है, मन को मोह लेने वाला दृश्य है। पत्थर मानो पानी पी रहे हैं। सूरज की किरणों का प्रतिबिंब यानी परछाई चांदी के गोल खंबे जैसा प्रतीत हो रहा है। सरोवर में कहीं मछलियों की तलाश में बगुला खड़ा है, कहीं काले माथे वाली चिड़िया झपाटा यानी झपट्टा मारकर मछली को अपनी चोंच में दबाती है और आकाश में उड़ जाती है। कहीं चित्रकूट की ऊंची नीची पहाड़ियां फैली हैं जिन पर रीवा के कांटेदार पेड़ खड़े हैं। निर्जन पहाड़ी पर तोते का टें 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 स्वर और सारस का टिरटो स्वर मन को बहुत भाता है। कवि चाहता है कि वह इन्हीं के संग आकाश में उड़ जाए, इनकी प्रेम कहानी सुन ले। तो आइए कविता को गाते हैं, एक बार गा करके बोलते हैं, फिर उससे आगे उसका शब्दार्थ फिर भावार्थ करेंगे। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं।
देख आया चंद्र गहना देखता हूँ दृश्य अब मैं मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। एक बीते के बराबर यह हरा ठिंगना चना बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। दोबारा से सुनिए। देख आया चंद्र गहना देखता हूँ दृश्य अब मैं मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। शब्दार्थ समझिए। बीते कहते हैं हाथ के पंजे को चौड़ा खोलने पर अंगूठे के सिरे से कनिष्का यानी सबसे छोटी उंगली के सिरे तक की लंबाई का नाप एक बिलांद कहते हैं जिसको। ठिगना कहते हैं छोटे कद का यानी कम ऊंचा। मुरेठा कहते हैं साफा या पगड़ी को जो कि ग्रामीण पुरुष बांधते हैं अपने सिर पर। शीश यानी सिर। तो आइए इसके अर्थ को समझते हैं कि देख आया चंद्रगहना। देखो जो कवि है वो चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहा है जो कि एक गांव है। जिस गांव से कवि लौट रहा था तो उसने क्या कहा कि इसलिए कवि ने अपनी कविता का भी नाम रखा है चंद्रगहना। चंद्रगहना से लौटती बेर। बेर के दो अर्थ होते हैं। अगर आपने यमक अलंकार का उदाहरण पढ़ा हो तो उसमें हमने पढ़ा था कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, यानी कि वो 3 बार 3 बेरों को खाती है। तो एक बेर का अर्थ होता है खाने वाला फल और दूसरी बेर का अर्थ है बार। तो कवि ने कविता का जो नाम रखा है कि वो चंद्रगहना से लौटती बेर, यानी कि जो कवि है चंद्रगहना से लौटती बार के जो जीवन में आने वाले दृश्य थे उनका वर्णन कवि ने किया। जब कवि चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहा था तो उसके रास्ते में एक गांव पड़ा। तो खुद भी एक गांव से ही लौट रहा था। तो जब वो लौट रहा था उस रास्ते से तो उसने जिन दृश्यों को देखा, जो उस दृश्य देखने के बाद कवि के मन में कल्पना जागी। देखो कवि जब कविता लिखते हैं या लेखक जब लेख लिखते हैं तो उनके मन में बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं। दृश्यों को देख करके कविता लिखी जाती है या स्थिति या घटना को देख करके कविता या लेख लिखे जाते हैं। तो कवि ने जब अपने चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य को देखा, खेतों में लहलाती हुई फसलों को देखा, चारों तरफ बसंत के सौंदर्य को देखा तो कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि क्यों न वह यहाँ पर कविता की रचना कर डाले। और कवि ने यहाँ पर बहुत सुंदर अलंकार यानी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए कविता के सौंदर्य को और बढ़ा दिया है। तो कवि क्या कहा? कवि ने पहली पंक्ति में कहा कि देख आया चंद्रगहना, कि मैं जो चंद्रगहना नामक स्थान है जो गांव है उसे मैं देख आया हूँ और देखता हूँ दृश्य अब मैं, लेकिन जो अब मैं नजारा देख रहा हूँ वो कुछ अलग ही नजारा है, वो मनोरम नजारा है। और मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, क्योंकि कवि जहां से जा रहा था उसके पास अभी समय था रुकने का। तो कवि उस खेत की मेड़ पर, देखो अगर आपने खेत देखे हो तो बीच में मिट्टी के पगडंडियां सी बना दी जाती हैं। तो पगडंडियों के जो साइड में यानी जो किनारों का स्थान होता है, मिट्टी का जो ऊंचा स्थान होता है उसे कहा जाता है मेड़। तो कवि कहते हैं कि मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। जो कवि जिस खेत में रुका है वहां पर कोई और नहीं है, वो अकेला है। कि मैं उस मेड़ की खेत पर आकर के अकेला बैठ गया हूँ। वहां पर जब कवि बैठा तो उसने क्या देखा कि एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, कि कवि ने देखा कि वहां पर एक चने का पौधा उगा हुआ है जो एक बीते के बराबर है, यानी एक बिलांद के बराबर है। कि अगर हम अपने हाथ को खोलकर देखें तो अंगूठे से लेकर के हमारी जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है, अगर उसको देखें तो बस वो पौधा इतना था, यानी कि 6 से 10 इंच के बीच में होगा वो, तो वो इतना ही था। तो यह हरा ठिगना चना, जो चना है वो हरे रंग का है। अब ठिगना है यानी कम कद वाला है, यानी छोटा है, एक बीते के ही बराबर है, 9-10 इंच का ही है। बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। कवि ने देखो यहाँ मानवीकरण अलंकार का सौंदर्य प्रस्तुत किया है। क्या कहते हैं कि जो हरा चना है वो ठिगने कद का है, छोटे कद का है। ऐसा लगता है कि उसके सिर पर जो उसने गुलाबी रंग के फूल को धारण किया हुआ है वो गुलाबी रंग का फूल नहीं है। ऐसा लगता है कि एक छोटे कद वाला व्यक्ति खड़ा है जिसने अपने सिर पर साफा, मुरेठा मतलब साफा यानी पगड़ी, गुलाबी रंग की पगड़ी को धारण किया है और सज कर खड़ा है, यानी वो दूल्हे के समान सज कर खड़ा है। अगर आपने देखा हो तो विवाह इत्यादि में जो दूल्हा होता है उसके सिर पर गुलाबी रंग की पगड़ी को बांधा जाता है। तो कवि ने जब
चने के पौधे के ऊपर, हरे रंग के चने के पौधे के ऊपर गुलाबी रंग के फूल को उगा हुआ देखा तो कवि के मन में कल्पना जागृत हुई। मानवीकरण अलंकार की शोभा जागृत करने के लिए कवि ने क्या कहा कि जो छोटे कद वाला पुरुष है उसने अपने सिर पर गुलाबी रंग की पगड़ी को धारण किया हुआ है और जो दूल्हे के समान सजकर खड़ा हुआ है, और वो दूल्हा कैसा है, छोटे कद का है। कवि ने क्या कहा कि मैं चंद्रगहना नामक स्थान जो है गांव वो देखकर लौट आया हूँ, और जो मैं अब प्राकृतिक सौंदर्यों को देख रहा हूँ इस खेत की मेड़ पर बैठकर अकेला, कि मेरे साथ और कोई नहीं है, मैं अकेला ही इस प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहा हूँ, उसके दृश्य का आनंद ले रहा हूँ। और जब कवि जहाँ बैठा हुआ है वहां पर एक छोटे से कद का चने का पौधा उगा हुआ है, यानी कि 9-10 इंच का जो पौधा है वो छोटा सा पौधा है और उसके ऊपर गुलाबी रंग का फूल उगा हुआ है। उस पौधे पर उगे हुए गुलाबी रंग के फूल को देख करके कवि ने कल्पना जागृत की है, कवि ने कविता में कल्पना उत्पन्न की है कि जो चना है वो एक छोटे कद वाले पुरुष के समान है और उस पर उगा हुआ गुलाबी रंग का जो फूल है वो उसकी पगड़ी के समान है, और पगड़ी को धारण किए वह दूल्हे के समान सजकर खड़ा हुआ है। अब भावार्थ को समझिए कि कवि चंद्रगहना से लौटे समय प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने के लिए खेत की मेड़ पर बैठ जाता है, कि कवि जो है वो चंद्रगहना से लौटते समय प्राकृतिक सौंदर्य निहारने के लिए खेत की मेड़ पर बैठ जाता है। वह आसपास की फसलों का सौंदर्य देखने लगता है। वह देखता है कि एक बीते की लंबाई का ठिगना सा चने का पौधा सज धज कर खड़ा है। वह अपने शीश पर साफा बांध रखा है। उसने क्या किया, वह अपने शीश पर साफा यानी पगड़ी को धारण किया हुआ है, मानो वह शादी में जाने को तैयार है, क्योंकि वो खुद एक दूल्हे की तरह सज कर खड़ा है। क्योंकि वह सिर पर गुलाबी फूल सजाए खड़ा है, यानी कि उसने जो गुलाबी रंग की पगड़ी को धारण किया है, जिसकी वजह से वह खुद एक दूल्हे के समान ही प्रतीत हो रहा है। जो हरे रंग का चने का पौधा था वो ठिगने कद का था, इस वजह से एक ठिगने कद का पुरुष गुलाबी रंग की पगड़ी को धारण किए हुए है और खुद एक दूल्हे के समान सजकर खड़ा है। विशेष की बात करें तो काव्यांश में लोक भाषा का प्रवाह है, क्योंकि ग्रामीण आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया गया है जो अत्यंत सरल तथा सजीव है, जो आसानी से समझ में आने वाली भाषा है, यानी कि जिसे सुन लेने के पश्चात वो दृश्य हमारी आंखों के सामने सजीव हो उठता है, मानो खुद हम उस दृश्य को देख रहे हों। चने के सज धज कर खड़े होने के कारण मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि चने पर एक पुरुष का आरोप किया गया है। जब सजीव पर, निर्जीव पर या प्राकृतिक उपादानों पर सजीव का आरोप हो जाता है तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। अब चने का पौधा प्राकृतिक उपादानों में आता है और उसे एक मनुष्य के रूप में, दूल्हे के रूप में सजा हुआ माना गया है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। एक बीते के बराबर में उपमा एवं अनुप्रास अलंकार है। एक बीते के बराबर, देखो के बराबर यानी के समान तो उपमा है, और बीते और ब वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग है। कवि व कविता का नाम बताइए। देखिए, इस काव्यांश के आधार पर ही हमें उत्तर देना है कि कवि और कविता का नाम क्या है। कवि हमारे कौन है, केदारनाथ अग्रवाल, और कविता है हमारी चंद्रगहना से लौटती बेर। चने का पौधा कैसा है, चने का पौधा ठिगने कद का है। कवि खेत की मेड़ पर क्यों बैठा है, कवि गांव के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने के लिए खेत की मेड़ पर बैठा है। चने को देखकर कवि क्या कल्पना करता है, चने को देख करके कवि कल्पना करता है मानो कि वो कौन हो, एक सजा हुआ, दूल्हे के रूप में सजा हुआ पुरुष हो। एक बीते के बराबर तथा छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है में कौन सा अलंकार है। देखो, एक बीते के बराबर में अनुप्रास अलंकार है, छोटे गुलाबी फूल का में ल वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास अलंकार भी है। सजकर खड़ा है तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि पगड़ी को धारण किए हुए पुरुष के रूप में है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगर हम एक बीते के बराबर में बात करें, के बराबर के समान, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य भी दिखाई पड़ता है। तो आ गया आपको पहरा समझ में कि दिखाया चंद्रगहना देखता हूँ दृश्य अब मैं खेत पर इसमें की बैठा अकेला। ठीक है, तो आगे बढ़े। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए ये दूं हृदय का दान उसको। दोबारा सुनिए। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए ये दूं हृदय का दान उसको। शब्दार्थ सुनिए कि अलसी एक तिलहनी का पौधा यानी तिल का पौधा है, हठीली यानी जिद्दी, लचीली यानी लचकदार, नील यानी नीले।
कि देखो चने का पौधा जहां पर उगा हुआ था वहां पर ही एक पौधा तिल का भी उगा हुआ था, यानी अलसी का भी उगा हुआ था। अब इतने सारे चने की खेती में एक पौधा अगर उसका उगा हुआ है तो इसका मतलब उसे वहां उगाया नहीं गया, वो हट से वहां उगाया है। यानी कि कई बीज जैसे खरपतवार में क्या होता है कि पक्षी आकर डाल देते हैं, या अगर हमारे पौधे उगे होते हैं तो सरसों जब हम बोते हैं तो बथुआ उगता है, तो अगर बथुआ जो होता है उसे कोई बोता नहीं है, वो अपने आप खरपतवार की तरह उग जाता है। तो ऐसे ही अलसी का पौधा भी चने के पौधे की खेती में अपने आप से उग गया है, पास ही मिलकर उगी है। देखो पास में ही वो चने का पौधे के साथ अलसी का भी एक पौधा उगा हुआ है। बीच में अलसी, हटीली अलसी यानी जो तिलहन यानी तिल का जो पौधा है वो हट से उगाया है, जिद से उगाया, उसे किसी ने वहां उगाया नहीं है। किसान ने खेती के समय में तिल को नहीं बोया था, चने के पौधे के बीज को बोया था। तो चने के पौधों के साथ वो अलसी का अकेला एक पौधा उगाया है जिद के साथ, यानी हठीली जो जिद्दी है अलसी, वो पौधा यहाँ उगा हुआ है। देखो यहाँ पर भी कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। अलसी के पौधे को एक नायिका के रूप में दर्शाया है कि जो चना है वो एक दूल्हा है और जो अलसी है वो एक नायिका है, जो चने के साथ हट के साथ खड़ी है, जिद के साथ वहां खड़ी है। वो कैसी है अलसी? अलसी जो है वो एक नायिका है। नायिका कैसी है? हठीली है, ये उसकी विशेषता है। देह की पतली, और जो पौधा है वो बहुत पतला है, इसलिए जो हवा से वो लहरा रहा है, इधर उधर हिल रहा है। तो उसकी जो कमर है, देह यानी जो उसका शरीर है वो बहुत पतला है, कमजोर है। कमर की है लचीली, क्योंकि कमर वो हवा से हिल रहा है पौधा, तो ऐसा लग रहा है कि जो उसकी कमर है वो बहुत ज्यादा लचकदार है, इसलिए हवा से भी वो हिल जाती है। और नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, वो जो अलसी का पौधा है उसके ऊपर एक नीले रंग का फूल उगा हुआ है जो हवा से लहरा रहा है। तो उस नीले फूले फूल को, यानी कि खिले हुए फूले मतलब खिले हुए फूल को, नीले रंग के खिले हुए फूल को सिर पर चढ़ाकर, अपने सिर पर धारण की हुई वो अलसी रूपी जो नायिका है वो कह रही है कि जो छुए ये है, कि जो भी मेरे इस नीले फूल को छू देगा, अर्थात मेरे नीले दुपट्टे आंचल को छू देगा, दूं हृदय का दान उसको, मैं अपना हृदय उसको दान दे दूंगी, अर्थात मैं अपना प्रेम उसके पर न्यौछावर कर दूंगी, अर्थात मैं अपना दिल उसको दे दूंगी। वह अपना जो हृदय है वो दान करने के लिए तैयार है, उस पर न्यौछावर करने के लिए तैयार है। जो भी उसके नीले रंग के फूल रूपी दुपट्टे को छुएगा उसे वह अपना हृदय, अपना दिल दान में दे देगी। कौन दे देगी? जो हठीली अलसी पास में उगी है। यानी अलसी को कवि ने यहाँ नायिका के रूप में माना है। अलसी का मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है अलसी के ऊपर, अलसी पर मानवीकरण किया गया है। तो अलसी एक नायिका है जो हठीली है, जिद्दी है, जिसकी देह पतली है, कमजोर है, कमर की से वो लचकदार है, इसलिए हवा के चलने पर उसका पौधा जो है वो लहरा रहा है, यानी उसकी जो कमर है वो लचकती हुई प्रतीत होती है। और नीले रंग पर जो उसने फूल को धारण किया हुआ है नीले रंग के, वह भी हवा से लहरा रहा है। तो उस अलसी रूपी नायिका के मन में ये विचार है कि जो भी उसके फूल रूपी नीले दुपट्टे को छू देगा वह उसे अपना हृदय दे देगी, अर्थात उसे अपना दिल दे देगी। भावार्थ को समझिए। कवि देखता है कि चने के पास ही अलसी उगाई है, लगता है कि वह चने के पास हट करके उगी है। पतला शरीर, लचकदार कमर वाली अलसी सिर पर नीले फूल को धारण किए हुए है। अलसी कहती है कि जो उसे छुएगा उसे वह अपना हृदय दान दे देगी, अर्थात वह एक नायिका के रूप में अपना दिल एक नायक को देने को तैयार है। विशेष की बात करें तो काव्यांश में सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। नीले फूले फूल में फ और ल वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। काव्यांश संबंधी प्रश्नोत्तर पर चर्चा करते हैं कि अलसी कहाँ उगी हुई है। अलसी चने के पौधे के साथ हट से उगी हुई है। अलसी के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग हुआ है। अलसी हठीली है, अलसी देह की पतली है, अलसी की कमर जो है वो लचकदार है। दूं हृदय का दान, उसको में कौन सा अलंकार है। देखो हृदय को दान करने की बात की जा रही है, तो हृदय तो सजीव होता है, तो यहाँ पर कैसा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में, दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। दोबारा से सुनिए। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे,
देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। शब्दार्थ समझिए। सयानी का अर्थ होता है बड़ी या युवती, चतुर, ठीक है, हाथ पीले कर, विवाह के लिए हल्दी लगाकर, फाग यानी फाग माह में गाया जाने वाला गीत, अनुराग का अर्थ होता है प्रेम, और विजन, विजन का अर्थ होता है सुनसान। तो आइए शब्दार्थ से समझते हैं उसको कि देखो जहाँ चने का पौधा उगा हुआ है उससे आगे ही सरसों की भी खेती की गई है। अगर आपको याद हो तो फरवरी मार्च में हमारी जो वसंत ऋतु होती है उसमें सरसों बोई जाती है, चने बोए जाते हैं, उसके बाद फिर गेहूं की भी खेती होती है। तो जो अब यहाँ पर वर्णन है वो चने और सरसों का है। तो चारों तरफ सरसों के पीले पीले फूल उगाए हैं। उनको देखकर कवि ने यहाँ सरसों पर भी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए कविता के भाव को सौंदर्य से युक्त कर दिया है। कि क्या कहते हैं कि कवि कहते हैं कि और सरसों की ना पूछो, सरसों की तो पूछो ही मत, हो गई सबसे सयानी। देखो अब चने का जो पौधा था वो छोटा सा था, एक बीते के बराबर था, ठिगने कद का था, लेकिन जो सरसों है उसे सयानी कहा गया है। सयानी से मतलब जो युवती हो गई है, जो बड़ी हो गई है, जो विवाह के लायक हो गई है। देखो पहले कहा जाता था ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों में, या फिर हम पहले के लोगों की बात करें तो कहते थे कि लड़की सयानी हो गई है, अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। तो सयानी से मतलब है समझदार, ठीक है, चतुर, या फिर कह सकते हैं बड़ी या युवती। तो जो सरसों का पौधा है वह सबसे बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर इसे एक ऐसी युवती के रूप में दर्शाया गया है जो विवाह के लायक हो गई है। और हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी। देखो सरसों के जो पीले पीले फूल हैं वो इस बात का प्रतीक है कि उसकी विवाह की ही तैयारियां हो रही हैं। उसके जो हाथ हैं वो पीले करने की तैयारियां हो रही हैं, और अपने हाथों को पीला किए हुए वो ब्याह मंडप में पधारी, विवाह रूपी मंडप में पधार चुकी है। यानी सरसों एक नायिका के रूप में है, एक बड़ी युवती सयानी लड़की के रूप में है, समझदार लड़की के रूप में है, जो अपने हाथों को पीले किए हुए ब्याह के मंडप में पधार रही है, अर्थात उसी के विवाह की तैयारी हो रही है। फाग गाता मास फागुन, और फागुन का जो मौसम है उसमें यानी कि फरवरी और मार्च का जो महीना होता है उसमें फाग का भी मौसम होता है। तो अगर आपको याद हो तो होली में फाग के मौसम में होली आती है और उसमें फाग के गीत गाए जाते हैं। यानी फाग एक फागुन मौसम में माह में गाया जाने वाला गीत है। तो अब गीत गाए जा रहे हैं इसलिए विवाह में भी क्या होते हैं, गीत गाए जाते हैं। अब जब फागुन के मौसम में गीत गाए जाने लगे तो ऐसा लगा कि सरसों के ही विवाह में गीत गाए जा रहे हैं, और फागुन के मौसम में जो फागुन खुद गाता हुआ प्रतीत हो रहा है, और आ गया है आज, जैसे ऐसा लग रहा है कि फागुन ही गीत गाता हुआ प्रतीत हो रहा हो। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, कहते ऐसा लग रहा है कि मुझे तो स्वयंवर हो रहा है। यानी सरसों खुद अपने पति का चुनाव करने वाली है। एक तरफ तो चने का पौधा है जो दूल्हे के रूप में सजकर खड़ा है, तो दूसरी तरफ सरसों अपने हाथों को पीले किए हुए खड़ी है और स्वयंवर की तैयारियां हो रही हैं। स्वयंवर यानी खुद अपने वर का चुनाव करने का कार्य किया जा रहा है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, कि प्रकृति का यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य का जो प्रेम रूपी आंचल है वो चारों तरफ लहरा रहा है, यानी कि चारों तरफ प्रेम का ही वातावरण नजर आ रहा है। देखो यहाँ पर अगर आप बात करें अनुराग अंचल से, तो अनुराग रूपी आंचल, प्रेम रूपी आंचल है वो प्रकृति का चारों तरफ लहरा रहा है, यानी कि चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य ही नजर आ रहा है, प्रेम ही प्रेम नजर आ रहा है कवि को। तो कवि को ऐसा लगता है कि इस विजन में यानी कि सुनसान जगह पर, दूर व्यापारिक नगर से, शहर से दूर, जो दूर नगर है वो व्यापारिक से मतलब कि शहरों में व्यापार होता है, इसलिए जो शहर का वातावरण है वो गांव के वातावरण से बिल्कुल विपरीत है। कि इस विजन में प्रेम का, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, कि सुनसान इलाके में भी जहाँ कोई नहीं है, सिर्फ खेत ही खेत है, वहां पर भी प्राकृतिक अपने प्रेम रूपी आंचल को लहरा रही है, फैला रही है। चारों तरफ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो प्रेम को बिखराता हुआ नजर आ रहा है, दूर व्यापारिक नगर से, कि शहरी वातावरण से दूर इस सुनसान जगह पर भी, किसी के न होने पर भी प्रेम बिखरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो शहरी इलाके हैं वहां पर सिर्फ व्यापार होता है, लोग सिर्फ एक दूसरे से अपने स्वार्थ से जुड़े हुए होते हैं, वहां किसी के मन में किसी के प्रति कोई प्रेम और लगाव की भावना नहीं होती है। सब अपने कार्यों की वजह से ही एक दूसरे से बात करते हुए नजर आते हैं, वरना कोई दूसरे को जानता भी नहीं है। लेकिन प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। लेकिन इस विजन में देखो, वो कहते हैं कि इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से, कि इस सुनसान जगह पर भी शहर के वातावरण से दूर, व्यापार से दूर, प्रेम की जो प्रिय भूमि है वो ज्यादा उपजाऊ मालूम होती है, कि यहाँ पर प्रेम की खेती ज्यादा होती है बजाय शहरों में स्वार्थ के।
कि शहरों में स्वार्थ की खेती होती है, लोग स्वार्थ को उत्पन्न करते हैं, सिर्फ अपने लिए जीते हैं, उन्हें दूसरों से कोई लेने देना नहीं होता। जबकि गांवों में प्रेम का, प्राकृतिक सौंदर्य का जो वातावरण होता है वो ज्यादा उपजाऊ होता है, उन लोगों में ज्यादा प्रेम की भावना देखने को मिलती है। शहर में लोग एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते, लेकिन जब गांव के लोग होते हैं, एक गांव के व्यक्ति को पूरा गांव जानता है, तो गांव में आने वाला मेहमान भी सबका मेहमान होता है। तो गांव की जो भूमि है वो ज्यादा अधिक उपजाऊ है। दोबारा से समझिए कि और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, कि सरसों की तो पूछो ही मत, क्योंकि वो पौधा सबसे बड़ा है और सबसे सयाना प्रतीत हो रहा है। तो कवि ने यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है कि सरसों एक लड़की, बड़ी सयानी समझदार लड़की के रूप में है, जिसने अपने हाथों को पीला किया हुआ है और अपने हाथों को पीले किए हुए अर्थात विवाह की तैयारियां हो रही हैं उसके, और वो अपने हाथों को पीला करके विवाह के मंडप में पधार चुकी है। और जो फागुन है वही फाग के गीत गाता हुआ नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो स्वयंवर ही हो रहा है, क्योंकि चारों तरफ प्रेम का, प्रकृति का अनुराग रूपी जो आंचल है वो हिल रहा है, लहरा रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से, कहते हैं कि शहरी वातावरण से दूर इस गांव में, इस सुनसान जगह पर भी प्रेम की जो भूमि है, प्रिय भूमि है, वो ज्यादा उपजाऊ है। भावार्थ को समझिए कि सरसों के सौंदर्य के बारे में कवि बताता है कि उसकी सुंदरता के बारे में तो पूछो ही नहीं, वह तो अब सबसे सयानी प्रतीत हो रही है। ब्याह के मंडप में जाने को आतुर उसने अपने हाथों को पीला कर रखा है। ऐसा में लगता है कि फाग गाता हुआ फागुन भी आ पहुंचा है। यह सब देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी का स्वयंवर हो रहा है। इस शांतिपूर्ण क्षेत्र में भी प्रकृति का प्रेमपूर्ण आंचल हिल रहा है। सभी खुश हैं। कवि को लगता है कि शहरों की अपेक्षा गांव की जमीन प्यार के मामले में अधिक उपजाऊ है। यहाँ मनुष्य तो मनुष्य, पेड़ पौधे भी प्यार करते हैं। विशेष पर आइए, काव्यांश की जो भाषा है वो आम बोलचाल की भाषा है। काव्यांश में मानवीकरण अलंकार है। देखो, सरसों पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। हाथ पीले करना के दो अर्थ हैं, इसलिए यहाँ श्लेष है। हाथ पीले करना यानी पीले फूल आना सरसों के ऊपर, और विवाह हो जाना दूसरा अर्थ है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऐसा लगता है मानो कि फागुन का मौसम है, वो फाग के गीत गाते हुए नजर आ रहा हो। अनुराग अंचल में रूपक अलंकार है। देखो, अ वर्ण की आवृत्ति को देख करके आप इसमें अनुप्रास मत समझ लेना। अनुप्रास अलंकार सिर्फ व्यंजन वर्ण की आवृत्ति में ही होता है। अनुराग रूपी अंचल है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। सबसे सयानी में हम अनुप्रास अलंकार ले सकते हैं। प्रेम की प्रिय भूमि में अनुप्रास ले सकते हैं कि स और प वर्ण की जो आवृत्ति है इसकी वजह से अनुप्रास है। लेकिन अनुराग अंचल में अवर्ण की आवृत्ति तो है, लेकिन वो अनुप्रास नहीं है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है, स्वर की नहीं। ये शुरू करते हैं आगे। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियां। नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियां। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, आंख को है चकमकाता है। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। एक बार दोबारा दोहराते हैं। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियां। नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियां। एक चांदी का बड़ा सा गोल खम्बा, आंख को चकमकाता है। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। शब्दार्थ देखिए। पोखर का अर्थ होता है तालाब, सरोवर भी कहते हैं। लहरियां यानी लहरें, चकमकाना यानी चुंधियाना। कवि देखो, जहाँ पर मेड़ पर बैठा हुआ था उसके नीचे कवि के पैरों के तले ही एक पोखर है, यानी एक तालाब है। और पैरों के तले है एक पोखर, यानी कवि के पैर जहाँ लटके हुए थे मेड़ से, उसके नीचे ही एक तालाब है। पोखर यानी तालाब। उठ रही इसमें लहरियां, जब हवा चल रही है तो जो पानी है तालाब का वो लहरा रहा है, यानी उसमें लहरें लहरा रही हैं। नील तल में जो उगी है घास भूरी, और जो नीले आसमान की परछाई उस तालाब में पड़ रही है उसकी वजह से जो पानी का तल है वो भी नीला दिखाई दे रहा है। और उसके किनारे पर जो घास उगी हुई है वो भूरे रंग की घास है।
ले रही वह भी लहरियां, और जब हवा लहरा रही है तो वो लहरों के साथ वो जो घास है वो भूरे रंग की वो भी लहरा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि हवा के साथ साथ जहां पानी लहरें ले रहा है तालाब का, वहीं जो किनारे पर उगी हुई घास है वो भी लहरा रही है, वो भी लहरियों की तरह प्रतीत हो रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को चकमकाता। देखो, जो सूरज की परछाई है, जो प्रतिबिंब है, वो उस तालाब के जल पर पड़ रहा है, और जब तालाब के जल पर पड़ रहा है, हिलते हुए जल पर पड़ रहा है, तो वो प्रतिबिंब भी क्या है, वो भी हिल रहा है। अब वो जो परछाई सूरज की हिल रही है, उसकी वजह से वो जो सूरज की परछाई है वो गोल ना होकर के लंबा आकार ले रही है। अब लंबा आकार ले रही है तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि सूरज का जो प्रकाश होता है वो बहुत चमक वाला होता है, और जब जल पर पड़ता है तो वो और भी चमकीला हो जाता है। तो जो तालाब पर सूरज की परछाई पड़ रही है, वो परछाई गोल ना होकर के लंबा आकार ले चुकी है। इसलिए जब हवा से पानी लहरा रहा है तो उस आकृति को वो एक चांदी के बड़े गोल खंबे के समान बना देता है, और वह जब कभी उसकी तरफ देखता है तो कवि की आंख चुंधिया जाती है, चकमका जाती है, क्योंकि सूरज की जो परछाई है जो जल पर पड़ रही है वो बहुत चमक के साथ पड़ रही है, और जब कवि उसे देखता है तो कवि की जो आंखें हैं वो चौंधिया जाती हैं। है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, और नदी उस तालाब के किनारे पर बहुत सारे पत्थर हैं जो वो आधे पानी में डूबे हुए हैं और आधे पानी से बाहर हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो पत्थर जो हैं वो काफी समय से वहां पड़े हैं और काफी समय से पानी पी रहे हैं, लेकिन उनकी जो प्यास है वो अभी तक नहीं बुझी है। देखो, कवि ने यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है, पत्थरों को पुरुष के रूप में दिखाया है, और ऐसा दिखाने का प्रयास किया है कि बहुत सारे पुरुष हैं जो वहां पर काफी समय से पानी पी रहे हैं, लेकिन उनकी जो प्यास है वो अब तक नहीं बुझी है, क्योंकि जो पत्थर होते हैं वो पानी में आधे डूबे होते हैं, आधे बाहर होते हैं, और वो वहीं पड़े रहते हैं। तो उसको देख करके कवि के मन में कल्पना जागृत हुई, और कवि ने पत्थरों पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया कि कुछ पुरुष हैं जो काफी समय से उस तालाब के किनारे पर बैठे हुए हैं और पानी पी रहे हैं, लेकिन उनकी प्यास अभी तक नहीं बुझी है। प्यास जाने कब बुझेगी, पता नहीं उनकी वो प्यास कब बुझेगी। कवि ने क्या कहा कि और पैरों के तले है एक पोखर, कि कवि उसके किनारे पर जो है, कवि के पैरों के नीचे जो है एक तालाब है, उस तालाब में जो है वो पानी है, जो लहरें हैं वो लहरा रही हैं, हवा के कारण पानी में लहरें उठ रही हैं, और नीले तल के किनारे पर जो भूरे रंग की घास उगी हुई है वो भी हवा के कारण क्या हो रही है, लहरा रही है। अब उस लहराते हुए जल में जब सूरज का प्रतिबिंब पड़ता है तो वो एक चांदी के बड़े गोल खंबे की सूक्ष्म कल्पना का आभास कराता है, कि ऐसा लगता है कि सूरज की जो परछाई है वो परछाई ना होकर के तालाब में पड़ा हुआ एक चांदी का बड़ा गोल खंबा है जो बहुत ज्यादा चमक रहा है, जिसे देख करके चमकते हुए सूरज की परछाई को चांदी के खंबे के समान चमकते हुए देखकर कवि की जो आंख है वो बहुत चौंधिया जाती है, चमकमा जाती है, और कवि देखता है कि उस किनारे पर, तालाब के किनारे पर बहुत सारे पत्थर हैं जो आधे पानी में डूबे हुए हैं और आधे पानी से बाहर हैं। उन्हें देख करके कवि ने वहां पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए कहा है कि ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे पुरुष वहां पर पानी पी रहे हैं, चुपचाप पानी पीने में लगे हुए हैं। प्यास जाने कब बुझेगी, लेकिन उनकी जो प्यास है वो पता नहीं कब बुझेगी। शब्दार्थ पर ध्यान दीजिए। पोखर है तालाब, लहरियां यानी लहरें, चकमकाना यानी चुंधियाना। भावार्थ की तरफ बढ़ते हैं कि कवि जिस स्थान पर बैठा है वहीं पास में एक तालाब है जिसमें हवा के चलने से लहरें उठ रही हैं। तालाब की नीले तल में भूरी घास उगाई है, क्योंकि नीला इसलिए कहा गया क्योंकि जो पानी है वो बहुत ज्यादा साफ है और जो नीला आकाश है उसकी परछाई उस तालाब पर पड़ रही है, इसलिए उस तालाब का तल भी कैसा प्रतीत हो रहा है, नीला प्रतीत हो रहा है। लहरों के साथ वह भी लहरा रही हैं। उस पानी में जब सूरज की परछाई आंखों को चुंधिया रही है, क्योंकि वह चांदी के गोल खंबे सा दिख रहा है। तालाब के किनारे कई पत्थर चुपचाप पानी पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। कवि सोचता है कि इन पत्थरों की प्यास पता नहीं कब बुझेगी, क्योंकि ये लंबे समय से पानी पी रहे हैं। विशेष की बात करें तो काव्यांश में लोक भाषा का प्रयोग किया गया है। पत्थरों का चुपचाप पानी पीना मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा में उपमा अलंकार है, क्योंकि चांदी के गोल खंबे के समान सूरज को माना गया है, तो जहां समानता दर्शाई जाती है वहां पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नोत्तरी की बात करें तो तालाब कहाँ है? तालाब कवि के पैरों के तले में है, नीचे है पैरों के। भूरी घास कहाँ उगी है? भूरी घास नीले तल में उगी हुई है। तालाब के किनारे पत्थर क्या कर रहे हैं? तालाब के किनारे पत्थर चुपचाप पानी पी रहे हैं।
देखिए, आपके लिए गृह कार्य में मैं 3 प्रश्न आपको करने के लिए दे रही हूँ। आप इन्हें अपनी रफ कॉपी में कर सकते हैं। अगर आपको उत्तर पूर्णतः आते हो तो आप अपनी साफ उत्तर पुस्तिका में भी कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे रफ कॉपी में लिखिएगा और जब एडक्वार्क पर कल आपको इसके उत्तर दिए जाएंगे तो आप उनका मिलान करके फिर उसे साफ उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं, लेकिन उसे हमारे पास पहले हमारी मेल आईडी पर भेजिएगा। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। इन पंक्तियों में नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का क्या आक्रोश है और क्यों, ये मैंने अभी आपको समझाया था। दूसरा प्रश्न है कि सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता होगा। तीसरा प्रश्न है कि अलसी के मन के भावों का यानी मनोभावों का वर्णन कीजिए। अलसी के मन के क्या भाव थे। तो आइए आपकी कक्षा परीक्षा हल जो कि आपकी कल हुई थी उसकी चर्चा करते हैं। मैंने आपको प्रश्न दिए थे, उन प्रश्नों के उत्तर की चर्चा आज हम इसमें करेंगे। तो पहला प्रश्न था कि निम्नलिखित समस्त पदों के समास का उपयुक्त विकल्प चुनिए। आपके पास शब्द था, समस्त पद था प्रतिदिन। प्रतिदिन देखो, प्रति उपसर्ग है यानी कि अव्यय है, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास, इसका सही उत्तर होगा। नवरात्र, नव से है, संख्यावाची शब्द है। संख्यावाची जो शब्द होता है अगर भी पहले पद के रूप में आता है तो वहां पर द्विगु समास होता है। नवरात्र यानी 9 रात्रियों का समूह, तो द्विगु समास यहाँ पर सही उत्तर है। हथकड़ी, हाथों में पहनाए जाने वाली कड़ी, यहाँ पर में पर सर्ग का प्रयोग हुआ यानी कि जहाँ पर सर्ग या विभक्ति चिन्ह यानी कारक चिन्ह का प्रयुक्त होता है तो वहां पर तत्पुरुष समास उत्तर सही होगा। चौथा प्रश्न है बीचों बीच, बीच ही बीच में। अगर आपको याद हो तो एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार होती है यानी कि अव्यय शब्द 2 बार दोहराया जाता है, तो वहां पर भी अव्ययी भाव समास उत्तर होता है। पांचवा प्रश्न है हमारा गजानन। गजानन यानी कि गज के समान आनन है जिसका अर्थात गणेश। तो यहाँ पर किसी तीसरे पद की बात की जा रही है तो बहुब्रीहि समास है। भाई बहन में योजक चिन्ह आ गया है। योजक चिन्ह जहां पर होता है वहां द्वंद्व समास होता है। भाई और बहन, भाई और बहन द्वंद्व समास। प्रसंगानुकूल, प्रसंग के अनुकूल, के तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। के हमारा प्रसर्ग चिन्ह है, विभक्ति कारक है, षष्ठी तत्पुरुष के अंतर्गत है। तो अगला है हमारा सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, फिर से के लिए आ गया, प्रसर्ग चिन्ह तो तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष है यहाँ पर सही उत्तर। भरपेट, पेट भरकर अव्ययी भाव समास है क्योंकि भरपेट खुद पूरा एक अव्यय है। गिरिधर, गिरि को धारण किया है जिसने अर्थात कृष्ण, तो यहाँ पर अन्य पद प्रधान है यानी बहुब्रीहि समास है। चौराहा, 4 राहों का समाहार यानी द्विगु समास क्योंकि चौ यहाँ पर संख्यावाची विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट अलग होने के भाव में आया है, अपादान कारक है इसलिए अपादान तत्पुरुष का प्रयोग हुआ है। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार संख्यावाची हो गया यहाँ पर विशेषण, तो द्विगु समास है। यथाक्रम, यथा जो है वो एक अव्यय है इसलिए क्रम के अनुसार अव्ययी भाव समास। बेखटके, बे एक उपसर्ग है यानी अव्यय के भाव में आता है। बेखटके, बिना खटक के यानी कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है ये। अगला हमारा प्रश्न था कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है वह अव्ययी भाव समास होता है और वही अव्यय भी होता है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास कहलाता है। जिस समास में अन्य पद प्रधान होता है वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है वह द्विगु समास कहलाता है। जिस समास में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है वह कर्मधारय समास कहलाता है। तो ये थे आपकी कक्षा परीक्षा का हल। अपने कक्षा परीक्षा का मिलान आप इससे कर सकते हैं और अपने अंकों की पहचान कर सकते हैं कि आपके कितने उत्तर सही हैं। तो कल मिलेंगे अगले व्याख्यान में इसी कविता के अगले शेष भाग के साथ। धन्यवाद।